दिल्ली से लखनऊ को जोड़ने वाली यमुना एक्सप्रेसवे के पास कई गांव, कई शहर आसपास अगल बगल में आबाद हैं और इन्हीं शहरों और गांवों के बीच से होकर ये सड़क गुजरती है। माइलस्टोन नंबर 148, इसके पास एक गांव है जिसका नाम है सौराई, और ये सौराई गांव पड़ता है उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में। 6 जनवरी की दोपहर को कुछ लोगों की नज़र जो एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द भेड़ बकरियां चरा रहे थे, उनकी नज़र एक संदिग्ध चीज़ पर जाती है जो एक्सप्रेसवे के बगल में बने नाले में वो चीज़ गिरी हुई थी। वो चीज़ क्या थी? कंबल में लपेटी हुई कोई वस्तु थी, कोई चीज़ थी जिससे काफ़ी तेज़ बदबू आ रही थी। तो जब चरवाहों ने, भेड़ बकरियां चराने वाले लोगों ने जब ये देखा तो उनको कुछ शंका हुई, क्योंकि इस तरह की घटनाएं यहाँ पहले भी हुई हैं कि लोग किसी की हत्या करते हैं, किसी की जान लेते हैं और लाश को जो है सुनसान एक्सप्रेसवे के किनारे वाली जगहों पर वो ठिकाने लगा देते हैं। अब एक्सप्रेसवे पर आप समझ ही सकते हैं, जब गाड़ियाँ 100 के रफ्तार से दौड़ती हैं तो अगल बगल में किसी का ध्यान जाता नहीं, और आमतौर पर वहाँ आबादी जो है, बसावट नहीं है, खेत खलिहान ज़रूर हैं। तो ऐसे ही नाले के किनारे एक संदिग्ध चीज़ कंबल में लपेटी हुई पड़ी हुई थी। जब लोगों ने इसको देखा तो उन्होंने हाईवे के ही जो पेट्रोलिंग गार्ड होते हैं उनको इसके बारे में बताया। पेट्रोलिंग गार्ड भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस संदिग्ध चीज़ को देखी और उनको भी लगने लगा कि इस कंबल के अंदर जो है किसी इंसान की ही लाश मुमकिन है, क्योंकि कंबल का जो आकार प्रकार था वो भी किसी इंसानी लाश की तरफ इशारा कर रहा था। और साथ ही सवाल ये भी था कि अगर ये कोई जानवर की लाश होती तो जाहिर है उसे कंबल में लपेटकर छिपाने की कोशिश कोई नहीं करता, या तो उसे लापरवाही पूर्ण तरीके से सड़क के किनारे फेंक दिया गया होता, और अगर जानवर किसी का पालतू होता तो हो सकता है उसने अब तक उसे दफना दिया होता। तो जिस तरह से लाश वहाँ पर फेंकी गई थी उसे देखकर लग रहा था कि कंबल में इंसान की लाश होगी। पेट्रोलिंग गार्ड्स ने पुलिस को बताया और आगरा की पुलिस, यहाँ तक कि डीसीपी जो लोकल हैं एतमादपुर के, वो भी वहाँ मौके पर पहुँचे और उन्होंने उस शय को, उस कंबल लपेटी हुई चीज़ को रिकवर किया। वहीं पर डॉग स्क्वाड की मदद से आसपास के इलाकों में तलाशी भी ली गई और उस कंबल को खोला गया, और जिस बात का डर था वही हुआ। कंबल के अंदर एक लाश पड़ी थी। लाश पुरानी हो चली थी तो जाहिर है उससे बदबू भी आ रही थी, वो ख़राब हो रही थी, और ये लाश थी एक लड़की की। लेकिन ये लाश किस लड़की की थी, यहाँ कैसे आई, ये सारे सवाल जो है वो अनुत्तरित थे। और जिस तरह से लाश वहाँ कंबल में लपेट कर फेंकी गई थी उससे एक बात और भी क्लियर था कि ये मामला तो मर्डर का है ही। अब जिस लड़की की लाश थी उस लाश को देखकर पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि उसकी उम्र तकरीबन 25-26 साल उस लड़की की होनी चाहिए उम्र, और लड़की का चेहरा जो है ऐसे तो वो इंटैक्ट था, कोई शार्प एज्ड वेपन के वार वगैरह या घात के निशान चेहरे पर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद चेहरा जो है मौत की वजह से थोड़ा विकृत हो चुका था और लाश पुरानी होने की वजह से थोड़ी वो ख़राब हो चुकी थी। ऐसे में पुलिस ने उस डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और उस लाश की पहचान की कोशिशें शुरू कर दी। पुलिस ने उसकी तस्वीरें भी खिंचवाई और तस्वीरें खिंचवा कर इधर उधर कुछ ग्रुप्स में शेयर भी की, लेकिन पुलिस को ये लग रहा था कि जिस तरह से चेहरा लड़की का बिगड़ा हुआ है उससे शायद उसकी पहचान आसानी से न हो पाए। तो ऐसे में पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने का फ़ैसला किया। पुलिस ने अपने एक्सपर्ट्स से बातचीत की और जो लाश की तस्वीरें थी वो उस एक्सपर्ट के पास भेजी गई, जिसने एआई के ज़रिए उस चेहरे को रिकंस्ट्रक्ट किया। और जब रिकंस्ट्रक्ट किया तो उस लड़की का जो चेहरा रहा होगा मौत से पहले, वो काफ़ी हद तक रिजेंबल करता हुआ एक चेहरा एआई के ज़रिए पुलिस डेवलप करने में कामयाब हुई। ये तो चेहरे की बात थी। इसके अलावा पुलिस ने जब उस डेड बॉडी को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, देखा, तो उसमें कुछ एक टैटू जो है उसके हाथ पर बने हुए नज़र आए। उसमें एक जगह टैटू में सनी लिखा हुआ था। अब सनी आमतौर पर लड़के का ही नाम होता है, तो उसके हाथ में सनी लिखा हुआ था। अब पुलिस जो है ये पता करने में जुट गई कि ये लड़की कौन हो सकती है जिसके हाथ पर एक लड़के का नाम लिखा हुआ है। पुलिस ने यूपी पुलिस का इंट्रानेट सिस्टम है, गुमशुदा लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस जिस सिस्टम का इस्तेमाल करती है, पुलिस ने उसमें जो है इस लड़की की तस्वीरें डाली और आगरा के आसपास जितने भी ज़िले हैं और उत्तर प्रदेश के बाकी ज़िले और शहर हैं उन जगहों पर भी इस लड़की की एआई से बनी तस्वीरों को पुलिस ने सर्कुलेट किया और डेड बॉडी की जो ओरिजिनल तस्वीरें हैं पुलिस ने वो भी सर्कुलेट किया। यक्ष नाम का एक सिस्टम, एक ऐप पुलिस ने डेवलप किया है जिसमें लापता लोगों के बारे में सारी जानकारी जो है पुलिस दर्ज करती है। पुलिस ने इस ऐप को भी यूज़ किया, उसकी भी मदद ली और
इस एक्सरसाइज में लग गई कि इस लड़की की पहचान पता करे। और इस एक्सरसाइज का, इस मेहनत का पुलिस को नतीजा भी मिला और 24 घंटे गुजरते गुजरते इस लड़की की पहचान साफ हो गई। इस लड़की का नाम था सोनाली और सोनाली आगरा से तकरीबन 378 किलोमीटर दूर महोबा की रहने वाली थी। महोबा का नाम आप सबने ज़रूर सुना होगा। महोबा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, बुंदेलखंड का हिस्सा है और आगरा से 378 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। लेकिन महोबा की सोनाली की लाश यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे दिल्ली आगरा के बीच में, आगरा के पास कैसे मिली, ये एक बड़ा सवाल था। पुलिस ने अब सोनाली के घर वालों से जब बातचीत की तो पता चला कि सोनाली अपने घर में यानी महोबा में नहीं रहती थी, वो दिल्ली में रहती थी। पुलिस ने जब छानबीन की, पता किया तो पता चला कि वो दिल्ली में जहांगीरपुरी नाम की जगह पर अपने एक मेल पार्टनर या बॉयफ्रेंड सनी के साथ रहा करती थी। यानी सोनाली जो है वो लिव इन में रहती थी। अब पुलिस ने सनी को ढूंढना शुरू किया क्योंकि शक ये हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सनी ने ही कुछ कर दिया हो। लेकिन जब पुलिस जहांगीरपुरी में सनी के उस किराए के मकान में पहुंची तो वहां जाकर पुलिस को निराशा हाथ लगी क्योंकि उस मकान में ताला लटक रहा था। तो एक तरह से पुलिस को लीड तो मिल चुकी थी, पुलिस को यह भी हिंट मिल चुका था कि शायद सोनाली की मौत में सनी का हाथ हो, क्योंकि सनी ही उसका लास्ट कंपेनियन था और कस्टोडियन भी था। तो अगर लड़की की मौत हुई है और इस तरह से हुई है तो सनी का कुछ तो रोल होगा। फिर सनी जिस तरह से गायब था वो भी शक पैदा करने वाला था। इस बीच पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसमें स्ट्रैंगुलेशन वगैरह के मार्क भी क्लियर हुए। पता चला कि लड़की का गला घोंटा गया है, कुछ और चोट के निशान भी उसके शरीर में मिले, इंटरनल इंजरी के निशान भी मिले, जिसके बारे में डॉक्टर्स ने पुलिस को जानकारी दी। अब सनी की पुलिस तलाश करने लगी, सनी का कुछ पता नहीं चल रहा था। इस बीच अलग अलग सूत्रों से पुलिस को ये जानकारी मिली कि सनी ही इस घटना में शामिल है और सनी के साथ तकरीबन 5 से 6 लड़के या दोस्त और भी हैं जिन्होंने इस हत्या के बाद सोनाली की लाश को ठिकाने लगाने में सनी की मदद की है। अब सनी की पुलिस तलाश करते हुए पहुंची नोएडा, दिल्ली के पास ही। असल में नोएडा में सनी का एक भाई रहता है और सनी का मोबाइल नंबर तो स्विच ऑफ था, लेकिन उसका जो भाई था उसका मोबाइल नंबर एक्टिव था और सनी ने अपने भाई के पास नोएडा में ही शरण ली हुई थी। तो पुलिस ने दबिश दी और दबिश देने के बाद सनी को नोएडा से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सनी से पूछताछ हुई तो उसने कबूल कर लिया कि हाँ, सोनाली की हत्या उसी ने की है और उसने इस हत्या में अपने कुछ और सहयोगियों, साथियों के शामिल होने की बात भी पुलिस को बताई है। हालांकि कोई और अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। सीसीटीवी फुटेज जहाँ पर वो रहता है और नोएडा में जहाँ उसके वेयर अबाउट्स हैं, जहाँ पर वो लास्ट अरेस्ट हुआ, उन सब जगहों के पुलिस ने कलेक्ट किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने कुछ और भी एविडेंस जो है पुलिस ने जुगाड़ किए हैं। इस बीच सवाल सनी से ये पूछा गया कि भाई, तुमने लड़की की हत्या क्यों की और कैसे तुमने उस लाश को ठिकाने लगाया। तो जवाब उसका ये मिला कि सोनाली जो है सनी के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी, पार्टनर के तौर पर रहती थी, लेकिन हाल के दिनों में सनी की ज़िंदगी में कोई और लड़की आ गई थी और वो सोनाली से पीछा छुड़ाना चाहता था। लेकिन सोनाली जो है इस बात के लिए तैयार नहीं थी, वो सनी को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में थी। तो ऐसे में उससे पीछा छुड़ाने के लिए सनी ने सोनाली की हत्या करने की प्लानिंग की और उसकी हत्या वहीं जहांगीरपुरी के उसी मकान में, जो पुलिस को इनिशियल जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसने की। करने के बाद उसने लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। एक गाड़ी उसने अरेंज की। अब ये गाड़ी किसी दोस्त की थी या टैक्सी किराए पर ली, इसके बारे में अभी पुलिस पता लगा रही है। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और दिल्ली से तकरीबन 240 किलोमीटर दूर उस लड़की की बॉडी को कंबल में लपेट कर वो लोग लेकर गए और आगरा में सौराई गांव के पास सुनसान जगह पर मौका देखकर हाईवे के किनारे नाले में उन्होंने वो बॉडी कंबल में लपेट कर फेंक दी। उन्हें पूरा यकीन था कि ये जगह दिल्ली से काफ़ी दूर है और महोबा से भी दूर है। ऐसे में दूर दूर तक न तो महोबा का कोई आदमी इस नाले के किनारे आकर इस लाश को आइडेंटिफाई करेगा, न दिल्ली से कोई जाकर इस लाश को पहचानेगा। आगरा की पुलिस को अगर वो बॉडी मिलेगी भी तो पुलिस अपने तौर पर ढूंढेगी, लेकिन जब मरने वाली का पहचान ही क्लियर नहीं हो पाएगा, एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगी, तो फिर इस मामले की तफ्तीश भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो सनी को पूरा यकीन था कि ये केस, ये राज कभी नहीं खुलेगा और उसने अपने दोस्तों के साथ अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया था। लेकिन मैंने आपको बताया कि पुलिस ने कड़ी दर कड़ी इस मामले की छानबीन शुरू की। सबसे पहले तो टैटू के ज़रिए ये पता चला कि इस लड़की का सनी नाम के किसी
आदमी से कोई ना कोई कांटेक्ट ज़रूर है। बाद में पता चला कि सनी ही उसका बॉयफ्रेंड है, लिव इन पार्टनर है। लड़की की पहचान जो है AI जनरेटेड फोटोग्राफ्स के ज़रिए क्लियर हो गई, क्योंकि महोबा में उसके घर तक जब ये जानकारी पहुंची तो घर वालों ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया। घर वाले जो है वो लड़की से बात करते थे, लेकिन लड़की रडार पर नहीं थी, बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो वो भी परेशान थे। महोबा में उन्होंने पुलिस को भी कांटेक्ट किया था। इस तरह से जैसे ही लड़की की पहचान पता हुई, वैसे ही इस मामले का खुलासा भी हो गया। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें पुलिस ने बहुत संजीदगी से मामले को इन्वेस्टिगेट किया और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली, जिससे पुलिस ने केस को जल्दी क्रैक किया। आज हम 9 तारीख में हैं और बॉडी जो है वो 6 तारीख को मिली थी। आप समझिए कि कितना स्विफ्ट एक्शन पुलिस ने लिया होगा कि पुलिस ने महोबा, आगरा, दिल्ली सबकी दूरी नाप डाली और आरोपी को, जो मेन कल्प्रिट है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया। नोएडा की भी दूरी नाप डाली। ये 4 शहरों की दूरी नापी पुलिस ने और फाइनली पुलिस ने केस को सॉल्व कर लिया। तो ये थी पूरी कहानी। तो प्रीवियस स्टोरी जो मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से प्रेम बाइसा की मौत के मामले में एक ट्विस्ट आ गया है। प्रेम बाइसा की मौत के बाद उनके इंस्टा हैंडल से एक नोट पोस्ट हुआ था, डेथ नोट, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये डेथ नोट पोस्ट तो हुआ है प्रेम बाइसा के हैंडल से, लेकिन उसे लिखा किसी और ने है। शुरुआती छानबीन में ये पता चला था कि उस नोट को प्रेम बाइसा के पिता वीरमनाथ ने ही लिखवाया था, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसमें पता चला है कि वीरमनाथ ने अपने ड्राइवर भूमाराम से वो नोट लिखवाया था। अब सवाल ये है कि अपनी बेटी की मौत के बाद अपने ड्राइवर से बेटी के नाम पर या बेटी के नाम से वो नोट लिखवाने की वीरमनाथ को क्या ज़रूरत थी और भूमाराम ने ऐसा क्यों किया? तो उस रहस्य को हमने आप लोगों के साथ साझा किया था, वो जानकारी दी थी। आपने अगर वो स्टोरी नहीं सुनी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर उसे सुनिए। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया, आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। सतीश मीना ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि जो पिता और पुत्री का जो वीडियो जो सामने आया था और उनके खिलाफ जो लोगों ने साजिश रची, वो इस मामले का सबसे बड़ा गुनहगार हैं। और बेशक दुनिया के सामने बेटी जो है वो जवान हो गई हो, लेकिन एक पिता के सामने या पिता के पास एक बेटी तो हमेशा छोटी बच्ची या बेटी ही रहती है। तो इसीलिए उनके प्यार को जो है किसी गलत नज़रिए से देखना नहीं चाहिए। बहुत मतलब इन्होंने जो बात कही है वो काफ़ी इमोशनल भी है और लॉजिकल भी है। पप्पू डी के नाम से एक आईडी है और उन्होंने कहा है कि जब किसी पिता के औलाद की मौत हो जाती है तो वो पोस्ट वगैरह नहीं लिखता है। और ये जो बात कही जा रही है कि वीरमनाथ ने ही अपनी बेटी की तरफ से पोस्ट लिखवाया या लिखा, ये सारी बातें जो है वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाली है। इसके अलावा सवाजिया खर के नाम से एक आईडी है और उन्होंने ये कहा है कि इस केस को अगर जोधपुर पुलिस सॉल्व कर देगी तो वो पुलिस का लोहा मानेंगे। भारत मुक्ति अभियान है एक, इस आईडी से एक कमेंट है, उन्होंने कहा है कि इस मामले का रहस्य खुलना ही चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि जिस कंपाउंडर ने उसको इंजेक्शन लगाया उसके बाद वो हालत बिगड़ी तो क्यों बिगड़ी, उस पॉइंट को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। नितेश पाटीदार मंदसौर के रहने वाले हैं, इन्होंने कहा है कि वो मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं और प्लेलिस्ट में उन्होंने कहा है कि हर कहानी को मुझे ऐड करवाना चाहिए क्योंकि ढूंढते ढूंढते आधा घंटा हो गया और कहानी को प्लेलिस्ट में जुड़वाओ, उन्होंने ऐसा लिखा है। ठीक है, आपने जो कहा है उस बात को मैं भी नोट कर रहा हूँ और मैं प्लेलिस्ट में सारी कहानियों को इंक्लूड करवाऊँगा। धंजू अनूपगढ़ के नाम से है, बलकार सिंह धंजू साहब हैं अनूपगढ़ राजस्थान से और उन्होंने क्राइम तक की पूरी टीम को नमस्कार कहा है। होमी राय साहब का कमेंट है और इसके अलावा प्रसून देवी ने भी कमेंट किया है और उनका ये कहना है कि सच्चाई जो है वो कई बार अफवाहों में दब जाती है और इस मामले में भी दब जाएगी। गोरी गदरी के नाम से एक आईडी है, बहुत स्वागत आपका। जगदीश चांडेगड़ा जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं और रेगुलर कमेंट भी करते हैं, बहुत स्वागत आपका। अजय जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि कंपाउंडर से ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, दे हैव नो क्लू ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। बिल्कुल, देखिए अगर ट्रीटमेंट करवाना किसी से भी इतना ही आसान होता तो जाहिर है कोई इतनी मुश्किल से MBBS की पढ़ाई नहीं करता। MBBS की परीक्षा पास करने के लिए पहले किसी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए भी इंसान को एक टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद वो MBBS पर बहुत गहन अध्ययन करता है। मैंने कई ऐसे नौजवानों को देखा है जो MBBS की पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो दिन भर रात भर पढ़ते रहते हैं। हो सकता है कि सारे लोग इतना ना पढ़ते हों क्योंकि हर आदमी की बुद्धि और क्षमताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है। तो अगर कोई इतना पढ़ के डॉक्टर बन रहा है तो उस डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर किसी से भी कोई इंजेक्शन लगवा लेना, वो भी इंट्रावेनस, ये अपने आप में बहुत ही ख़तरनाक प्रैक्टिस है। मेरे हिसाब से ये गलत हुआ। प्रेम बाइसा ने अगर अपने लिए ये फ़ैसला किया था तो वो गलत फ़ैसला था। PK चंद्रा का भी कमेंट है और हाफिज़ रईस ने कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। उन्होंने हालांकि कुछ अरबी फ़ारसी में लिखा है, तो एनीवे उसका मैंने जब ट्रांसलेट किया तो उन्होंने एक शेर लिखी है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे हत्यारे को तुम कहाँ ढूंढोगे, मेरी हत्या का दोष मुझ पर ही डाल दो।
तो इन्होंने इसके अलावा अजय जी और मोहित यादव पुजारी ने भी कमेंट किया है। विनोद शर्मा जी का कमेंट है, रेखा बेन का भी कमेंट है, गुजरात से ये हैं और उन्होंने कहा है कि एक बापू की भी गुजरात में प्रॉपर्टी के लिए ऐसी हत्या कर दी गई और यहाँ पर भी वर्चस्व के लिए जो है इस तरह की हत्या हुई होगी, पक्का साजिश है। और अनिल शाकिया फरीदाबाद से हमारे लिसनर हैं। लता कंवर ने भी कमेंट किया है, अशोका शुक्ला ने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राघवेंद्र तिवारी जी का भी कमेंट है। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं और ये हमारे और आपके बीच बातचीत और सवाल जवाब का ये सिलसिला चलता रहता है, इस सिलसिले को यूं ही बरकरार रखिए। आज की कहानी पर अपनी राय ज़रूर दीजिए।